ओके। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ गए? नींद खुल गई? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो भाई। थोड़ा खुल गया है, बाकी तो मैं खोलता हूं ना, डोंट वरी। रुको 5 मिनट। नींद आएगी नहीं, ऐसे ऐसी बात, मतलब ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हम, है ना? क्या हुआ? देख रहे हो, सबके में बलराम नहीं करता, केवल मेरे में ही करता है। फिर से गलती की ना कुछ? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ। नहीं नहीं, टॉलरेंस नहीं, टॉलरेट कर लेना थोड़ी देर के लिए, है ना? हाँ, वीडियो पॉज कर देगा, कभी बंद कर देगा, कभी पता नहीं वॉइस चली जाएगी, कुछ ना कुछ कर दे जरूर देगा मेरे में ना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो भाई, जो लोग भी इंटरेस्टेड है बैच ज्वाइन करने में, डीबीटी की तैयारी कर रहे हैं, डीबीटी का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। पेड क्लास मिल रही है जिसमें रिकॉर्डेड सारे लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में, सारी यूनिट जो सब यूनिट का पार्ट है सब कुछ रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है। इसके साथ साथ टीपीपी मिल रहा है जिसमें 10 साल के पी वाई क्यूज, उनके वीडियो सोल्यूशन, इसके साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसी तरह के फ्रेमिंग में हम लोग टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं हर संडे को, यूनिट टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है डीबीटी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें लाइव क्लास ज्वाइन करने का भी ऑप्शन है। इसके साथ साथ सीएसआईआर बैच ज्वाइन करना चाह रहे हैं, जून की तैयारी करना चाह रहे हैं, दिसंबर की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो अभी ज्वाइन करने का परफेक्ट टाइम है, ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और ये परफेक्ट टाइम चल रहा है सबसे अच्छे गेट के लिए। क्यों? क्योंकि गेट का एग्जाम अभी अभी निकला है और नेक्स्ट एग्जाम फैब 2024 में होगा। तब तक 1 साल का पैकेज है 12,000 में, है ना, 11,999 में, जिसमें सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो पुराने सेशन के हैं, इसके साथ साथ लाइव क्लासेस जो आगे चलने वाली उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स, इसके साथ साथ टीपीपी 10 या 11 साल की पीवाईक्यूज है उसमें, उनकी वीडियो सोल्यूशन और प्रैक्टिस क्वेश्चन, फुल लेंथ टेस्ट, सब कुछ मिलने वाला है। तो जो लोग भी गेट की तैयारी करना चाह रहे हैं, अच्छी रैंक लाना चाह रहे हैं 2024 में, वो अभी से ज्वाइन कर लें। बहुत अच्छा टाइम है, अभी से तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, 1 साल में बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी, टाइम की कमी नहीं फील होगी, है ना भाई? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फिर से पॉज हुआ? हाँ। गौतमी तुम मतलब कुछ भी बोलो हैं। बलराम गुस्सा कर रहा है, नहीं नहीं अब दोबारा नहीं हुआ है। हाँ, अब ठीक है ना? हाँ बस ठीक है। चलो भाई, कोई बात नहीं, सॉरी वॉरी की जरूरत नहीं। आज हम लोग टॉलरेंस के बारे में बात करने वाले हैं भाई। आज चाहे हमें सोसाइटी में रहना हो या हमारे अंदर इम्यून सिस्टम हो, दोनों जगहों पे टॉलरेंस की बड़ी जरूरत होती है। जब तक टॉलरेंस नहीं होगा तब तक सर्वाइवलिटी ना तुम्हारी रहेगी और ना पॉपुलेशन की रहेगी, ना कम्युनिटी में रहेगी। अगर टॉलरेंस नहीं रहेगा तो सर्वाइवलिटी किसी की भी नहीं अच्छी होने वाली, चाहे हमारी हो, चाहे हमसे इंटरेक्टिव स्पीसीज की हो या इंडिविजुअल की हो या सेम स्पीसीज मतलब पॉपुलेशन की हो रही हो। तो कुल मिला के टॉलरेंस जरूरी होता है, चाहे हमारा इम्यून सिस्टम हो या नॉर्मल बिहेवियर हो। तो आज हम उसी टॉलरेंस के बारे में बात करेंगे। हाँ, चलो भाई। अगर टॉलरेंस नहीं होगा तो तुम एलिमिनेटेड हो जाओगे। क्यों भाई? सही तो बोला था क्या मिल गया? गलत क्या बोला तुमने? डिलीट क्यों करा दिया कमेंट? है सही बोल के भी मतलब घबराते हो कि नहीं नहीं गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। चलो भाई, अब भाई टॉलरेंस है क्या? जल्दी जल्दी से पढ़ना स्टार्ट करते। टॉलरेंस है क्या? तो बेसिकली टॉलरेंस, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो अपनी सेल्फ जो प्रोटीन्स हैं, सेल्फ एंटीजन हैं, सेल्फ सेल्स हैं, उनके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स ना दे, इसी को टॉलरेंस बोलते हैं ना।
कि जो अपने प्रोटीन्स हैं, जो अपनी सेल्स हैं, उनके अगेंस्ट वो रिस्पॉन्स ना करे, रिस्पॉन्डेड ना करे, ताकि हम आराम से सर्वाइव कर पाए, और केवल उन्हीं के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करें जो हमारे लिए हार्मफुल है, जो एंटीजन है, जो पैथोजन बाहर से आ रहे हैं, उन्हीं के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करें। तो इसी को तो टॉलरेंस बोलते हैं। टॉलरेंस क्या, कि बेसिकली अपनी प्रोटीन को स्किप मारना, अपनी प्रोटीन के अगेंस्ट कोई भी रिस्पॉन्स ना करना, और जो फॉरेन पार्टिकल्स आ रहे हैं, फॉरेन पार्टिकल्स में भी वो पार्टिकल्स जो हमारे लिए हार्मफुल हो, केवल उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देना, इसी को टॉलरेंस बोलते हैं ना भाई। क्यों भाई? हाँ, देख लिया, मेरी नजर सब पे होती है, बस कभी कभी इग्नोर मार देता हूं। चलो भाई, तो मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट एन इंडिविजुअल फ्रॉम दिस सॉर्ट ऑफ एंटी सेल्फ इम्यून अटैक एग्जिस्ट एंड दे डू कॉल्ड एज टॉलरेंस। बात क्लियर है? क्लियर है ना भाई? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? तो टॉलरेंस का मतलब क्या, कि अपनी प्रोटीन्स और सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स ना करना, यही टॉलरेंस है। और टॉलरेंस बहुत जरूरी है। अगर इसमें जरा सी भी गड़बड़ी हुई तो हमें डिसीजेस होना स्टार्ट हो जाती है, ऑटो इम्यून डिसीजेस होना स्टार्ट हो जाती है, जिनका अभी तक कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं, कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट अभी तक बना ही नहीं है। शॉर्ट टर्म बन सकती है, हम स्टेरॉइड्स देके अपने इम्यून सिस्टम को सप्रेस करा सकते हैं, या इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल या एंटी इन्फ्लामेटरी लेके इन्फ्लामेशंस को कम करा सकते हैं, लेकिन जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है उनकी प्रॉपर मेडिकेशन अभी तक डेवलप नहीं हुआ है ना भाई। तो अगर टॉलरेंस जरा सा भी स्किप किया जानो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली, जिसमें सर्वाइबिलिटी तो बिल्कुल खत्म ही हो जाती है। देखा होगा बहुत सारे लोग होंगे आसपास जिनको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होंगे, और उनकी जिंदगी ना बड़ी खराब होती है ना। डर लगता है देख के कि कैसे लोग सर्वाइव कर रहे हैं। बहुत दिक्कतदायी होती है ना ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जब तक आप एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन खाएंगे, जब तक आप स्टेरॉइड्स खाएंगे, तभी तक आप सर्वाइव कर पाएंगे। जैसे स्टेरॉइड्स एंटी इन्फ्लामेटरी खाना बंद किया, वैसे ही आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती है। तो जब भी तुम्हारा इम्यून सिस्टम सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में रिकॉग्निशन बंद कर देता है और सेल्फ के अगेंस्ट भी रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देता है, तो कौन सी डिसीज हो जाती है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है। तो टॉलरेंस बहुत जरूरी है, तुम्हारी सर्वाइबिलिटी के लिए टॉलरेंस बहुत जरूरी है। मैंने बोला ना, चाहे कम्युनिटी में हो, चाहे हमारा इम्यून सिस्टम क्यों ना हो, टॉलरेंस हर जगह जरूरी है, तभी तुम सर्वाइव कर पाओगे, है ना भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ब्यूटी ऑफ लाइफ। चलो भाई, ये भी आज हम भी ब्यूटी ऑफ लाइफ ही पढ़ रहे हैं, है ना। हमारा इम्यून सिस्टम सेल्फ और नॉन सेल्फ को ना रिकॉग्नाइज कर पाता तो कितनी बड़ी ब्यूटी खत्म हो जाती है हमारे शरीर की ना, हमारी बॉडी की। तो बेसिकली जब भी टॉलरेंस होता है, तो टॉलरेंस बेसिकली दो तरह का होता है। एक वो जिसमें हम उन सारी सेल्स को एलिमिनेट कराने की कोशिश करते हैं जो सेल्फ रिएक्टिव होती है, ठीक। और दूसरा वो जब कोई सेल्स हम एलिमिनेट ना करवा पा रहे हो, तब उसे सप्रेस करवाना स्टार्ट करें, जैसे कि स्टेरॉइड से करते हैं। हम स्टेरॉइड से क्या करते हैं? हम स्टेरॉइड्स के थ्रू हम उन्हीं सेल्स को इनबिट कराने की कोशिश करते हैं जो सेल्फ रिएक्टिव होती है, और इस चक्कर में हमारा नॉर्मल इम्यून सिस्टम भी सप्रेस हो जाता है और हम बहुत प्रोन हो जाती है अदर डिसीज के लिए। तो बेसिकली जो सेल्फ टॉलरेंस है बेसिकली दो तरह से होता है। क्या? कि डिलीशन ऑफ दैट सेल्स विच causes self reactivity as well as suppression of that cells which causes suppression of immune system which causes self reactivity। तो कुल मिला के self tolerance involve both elimination of immune cells that can react against self antigen and active inhibition of immune responses। बात क्लियर है? तो टॉलरेंस के लिए हम दो ही काम कर रहे होते हैं। क्या? या तो हम उन सेल्स को डिलीट करवा रहे होते हैं जो सेल्फ रिएक्टिव होती हैं, या फिर हम उन्हें सप्रेस कराने की कोशिश करते हैं। कहां सप्रेस कराएंगे, कहां एक्टिवेट कराएंगे, सॉरी कहां डिलीट कराएंगे, हम उसके बारे में आगे बात करते हैं, एक करके डिटेल्ड करेंगे इन चीजों को। अच्छा आयुष त्रिपाठी जी, मैंने बोला कि जो टॉलरेंस है, टॉलरेंस बेसिकली दो वजहों से, मतलब या दो चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है। पहला, डिलीशन ऑफ दैट टाइप ऑफ सेल्स विच कॉजेस ऑटोइम्यून सेल्फ रिएक्टिविटी दिखाए। जैसे कोई सेल्स है जो तुम्हारे सेल्फ एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके उसके खिलाफ अटैक करना स्टार्ट करे, तो उसको या तो तुम डिलीट करा दो,
अपोप्टोसिस करा दो या फिर तुम उसे सप्रेस करवा दो। दो ही तरीके से तुम रोक सकते हो ना सेल्स के काम को। अभी क्लियर है? अभी क्लियर हुआ? बोल देना भाई। अभी क्लियर है? अच्छा बेटा, क्या नाम? श्रव्या। मैं फनी लग रहा था? हाँ हाँ, तुम ऐसे ही पॉज करवा दो मुझे, पढ़ाने मत देना। हाँ, अभी भी बफरिंग हो रही है? कोई बात नहीं। हाँ, मैं फनी दिख रहा था, मैं ऐसे पॉज अच्छा लग रहा था। हाँ? पढ़वाना नहीं, बस स्टेटस बना देना। जो कोई बोल रहा था ना स्टेटस जैसे आप फील हो रहे हैं। चलो भाई, चलो भाई, आगे बात करते हैं। तो सेल्फ टोलरेंस, या तो तुम डिलीट करा दो सेल्फ रिएक्टिव सेल्स को, या उन्हें सप्रेस करा दो, उनसे काम ना करने दो। दो तरीके से कर सकते हो, कर सकते हैं ना भाई? ठीक है, इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है ना? इतनी बात क्लियर हो पा रही है? आगे बढ़ूं? एक बात और, मुझे लगता है कि शायद तुमसे मतलब बी सेक्शन में एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सके कि अगर कोई सेल्स जैसे बी सेल्स है वो सेल्फ रिएक्टिव है, अब तुम्हें पता चल गया, तुम बना रहे थे बी सेल्स या तुम्हारे बोन मैरो में बी सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा था, ड्यूरिंग दैट टाइम पता चल गया कि ये सेल्फ रिएक्टिव है। सेल्फ रिएक्टिव, अब क्या कर सकते हो? तो वहां पर एक एडिटिंग का प्रोसेस होता है। जैसे अगर तुम कोई काम करते हो, जैसे कोई टाइपिंग वाइटिंग कर रहे हो या कोई कोई भी काम कर रहे हो, तो वहां तुम एडिट कर पाते हो ना। वैसे बी सेल्स के पास भी ऑप्शन होता है कि अगर कोई गलती हो रही है तो वो एडिट कर पाएगा, लेकिन एडिट कहां करेगा? एक स्पेसिफिक पार्ट पे। तुम लोगों को नाम तो सुना ही होगा, वीडीजे रिकॉम्बिनेशन, वी डी जे रिकॉम्बिनेशन। तो जो वी वाला पार्ट है केवल एडिटिंग यहां पर होती है, या तो इसको चेंज कराओगे या यहां पर एडिट करा के उस बी सेल्स को फिर से सही करने की कोशिश करोगे ताकि वो सेल्फ रिएक्टिव ना रहे। अगर उसके बाद भी वो सेल्फ रिएक्टिव रहेगा देन डिलीट कराने का तुम्हारे पास ऑप्शन है, लेकिन पहले क्या काम कराया जाएगा? यहां पर एडिट कराया जाएगा, लेकिन बेसिकली कौन से पार्ट पे? वी वाले पार्ट पे। इतनी बात क्लियर है? जो वेरिएबिलिटी कॉज करता है उसी वाले पार्ट पे एडिटिंग कराएंगे या उसे चेंज कराएंगे। तो सेल्फ रिएक्टिव बी सेल्स कैन अंडरगो रिसेप्टर एडिटिंग। इन दिस प्रोसेस द एंटीजन स्पेसिफिक वी रीजन इज एडिटेड और स्विच्ड फॉर अ डिफरेंट वी रीजन जीन सेगमेंट बाय वीडीजे रिकॉम्बिनेशन। पता होगा एक क्रोमोसोम में कई सारे वी होते हैं, और या तो तुम उसे एडिट करवा दो या उस वी को चेंज करवा दो दूसरे वी से, ताकि जो रिएक्टिव बी सेल्स बन रही हैं, जो रिएक्टिव सेल्फ रिएक्टिव बी सेल्स बन रही हैं, उनमें वो वी रीजन हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? मे बी वो नॉर्मल बी सेल्स का फॉर्मेशन कर पाए जो कि सेल्फ रिएक्टिव ना हो। ठीक है, बात क्लियर है? बात क्लियर है? तो एडिटिंग केवल केवल वी वाले पार्ट की होती है, या तो उसकी स्विचिंग होगी जब भी वो सेल्फ रिएक्टिव होगा, जब भी वो सेल्फ रिएक्टिविटी अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, राजेश भाई, राजेश भाई, चलो चलो भाई आगे बात करें। इसके बाद जो टॉलरेंस है बेसिकली हम उसे तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सेल्फ रिएक्टिविटी को चेक करने के लिए हम तीन पोर्शन में इसे डिवाइड करते हैं। पहला, सेल्फ रिएक्टिविटी हम जहां इसका फॉर्मेशन कर रहे होते हैं वहीं चेक करते हैं। कहां पर बना रहे होते हैं? तुम लोगों को पता होगा कि सारी सेल्स जो इम्यून सेल्स हैं बनती कहां? बोन मैरो में, लेकिन एक टी सेल्स है जो बोन मैरो में बनने के बाद मेच्योर होने के लिए थाइमस में जाती है।
तो मैच्योरेशन के टाइम जैसे बी सेल्स बोन मैरो में मैच्योरेशन मैच्योर हो रही है, इसके साथ साथ टी सेल्स थाइमस में मैच्योर हो रही है, और वहां पर ही उसका सेंट्रल टोलरेंस देखा जाएगा। सेंट्रल टोलरेंस का मतलब अगर वो सेल्स जो बनी है वो सेल्फ एंटीजन के लिए हाईली एफिनिटाइज है। हाईली एफिनिटाइज का मतलब बहुत तेजी से बाइंड कर रहा है। इस कंडीशन में उस टी सेल्स का डिलीशन करवा देते हैं। बात क्लियर हो रही है? तो सेंट्रल टोलरेंस में ही हम, सेंट्रल टोलरेंस का मतलब प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन बॉडी में दो होते हैं, एक बोन मैरो, दूसरा थाइमस। बोन मैरो में बी सेल्स, थाइमस में टी सेल्स, दोनों का सेंट्रल टोलरेंस देखा जा रहा होता है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में, और वहां पर जो भी बी सेल्स या टी सेल्स सेल्फ रिएक्टिव होती हैं उनकी वहां पर अपोप्टोसिस करवा दी जाती है। डन? चलो भाई, हाँ मैं तो हवा में उड़ रहा हूं, पंख अंक लग गए मेरे, बस उड़ने ही वाला हूं, फिर देखना कहां लैंड करता हूं मैं। डन? तो सीधी सी बात है कि अगर कोई बी सेल्स, टी सेल्स, बोन मैरो या फिर प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में ही क्लियर हो रहा है कि ये सेल्फ रिएक्टिव है, तो वहां पर उसका डिलीशन करवा दिया जाता है, और इसे क्या बोलेंगे? सेंट्रल टोलरेंस। तो डिलीट सेल्फ रिएक्टिव बी सेल्स और टी सेल्स clone before the cells are allowed to mature occur in primary lymphoid organ. क्लियर है? क्लियर है? डन? हाँ, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में ही डिलीशन होगा। अयोध्या में लैंड करवाना है। तो बेसिकली अगर प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन मतलब लिम्फॉइड प्रिकर्सर सेल्स है, इससे बी सेल्स या टी सेल्स का फॉर्मेशन होगा, और वो सेल्फ रिएक्टिव थी तो उसका इमीडिएट डिलीशन करवा दिया जाएगा। और जो सेल्फ रिएक्टिव नहीं होंगी, एफिनिटी सेल्फ के लिए बहुत कम होगी, वो मैच्योर कराई जाएंगी। थोड़ा बहुत एफिनिटाइज हैं तो उनसे आगे चल के टी रेग सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, टी रेगुलेटरी सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं इन द केस ऑफ टी सेल्स या थाइमस में जो हो रहा होता है। ठीक है? हाँ, इतनी बात क्लियर है? राजेश भाई पढ़ लो पढ़ लो, हम तो मॉडलिंग ही कर रहे हैं, देख नहीं जाओ, वॉक कर रहे हैं। नहीं आया? नहीं, सीधी सी बात मैंने क्या बोला कि अगर बी सेल्स, टी सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, कहां बनेगी? बोन मैरो में बनेंगी, और टी सेल्स मूव करके थाइमस में पहुंचती और वहां मैच्योर होती। तो बी सेल्स और टी सेल्स मैच्योर कहां होती हैं? बी सेल्स बोन मैरो में और टी सेल्स थाइमस में मैच्योर होती है। अगर मैच्योरेशन के टाइम वो सेल्फ रिएक्टिव है, वो सेल्फ एंटीजन के लिए रिएक्टिविटी दिखा रहे हैं, तो उनका डिलीशन वहीं करवा दिया जाएगा, और इसी को बोलते हैं सेंट्रल टोलरेंस। इतनी बात क्लियर होती है? तो जब भी सेल्फ रिएक्टिव बी सेल्स, टी सेल्स को प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में ही डिलीट करा दिया जाए, इसे सेंट्रल टोलरेंस बोलते हैं, क्योंकि वही फॉर्म हो रही थी, वही मैच्योर हो रही थी, और वहीं अगर सेल्फ रिएक्टिव थी तो वहीं से उन्हें एलिमिनेट करा दिया गया। तो ये क्या है? सेंट्रल टोलरेंस। क्लियर है? ठीक है ना भाई? तो इतनी बात क्लियर हो गई सेंट्रल टोलरेंस। आगे बात करूं? ओके, ओके, जहां पर भी दिक्कत हो बोलते चलना भाई, जहां पर भी दिक्कत हो रही हो बोलते चलना। अभी नहीं आएगा तो फिर कब आएगा? ये मत सोचना कि डिटेल पढ़ेंगे तब आएगा। तो पेरिफेरी टोलरेंस में अगर बात करें, पहली बात सेंट्रल टोलरेंस, जहां पर हम प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में ही उनका डिलीशन करा देते हैं। तो सेंट्रल टोलरेंस मतलब प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में ही उनका डिलीशन करा देना जो सेल्फ रिएक्टिव हो। दूसरा पेरिफेरल टोलरेंस, और इसमें हम क्या देख रहे होते हैं, कुछ कुछ सेल्स क्या होती हैं कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन को छोड़ के चली जाती, सेल्फ रिएक्टिव तो होती हैं लेकिन प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता कि ये सेल्फ रिएक्टिव थी, दैट्स वाई ये ब्लड सर्कुलेशन में आ जाती हैं, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में पहुंच जाएंगी। अब जब सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में पहुंचेंगी और वहां जब ये सेल्फ रिएक्टिविटी दिखाएंगी तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में इनका डिलीशन हो जाएगा, और इसी को क्या बोलेंगे? पेरिफेरल टोलरेंस। क्लियर हो रहा है या नहीं? तो विच रेंडर सम सेल्फ रिएक्टिव
lymphoids in secondary lymphoid tissues inactive and generate other that actively inhibit immune response to self. क्लियर है? तो जो भी सेल्फ रिएक्टिव सेल्स अगर प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन को छोड़ के चली जाती हैं, बच गई वहां से, तो कहां जाएंगी? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में, और वहां जाके वो इनहिबिट करा दी जाएंगी या डिलीट करा दी जाएंगी। इसी को क्या बोलेंगे? पेरिफेरल टॉलरेंस। तो दो तरह का टॉलरेंस, एक जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में हो रहा था, एक वो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन समझते हो ना? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन समझते हो ना? मैं बता रहा हूं, समराइज कर रहा हूं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कौन सा राजेश, कौन सा वर्ड क्या बोला मैंने? सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, मैं अपने आप से नहीं जोड़ रहा हूं। यहां जितने भी वर्ड्स हैं मैं उतने ही बोल रहा हूं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोल रहा हूं। जितना बोलना होता है उतना मैं लिख के लाता हूं। तो कुल मिला के प्राइमरी में जो हो जाए वो सेंट्रल टॉलरेंस, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में हो आके वो पेरिफेरल टॉलरेंस। इतनी बात क्लियर है? अभी तक इतना समराइज कर पा रहे हो? तो अगर कोई बी सेल्स, टी सेल्स सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में आया, वो नॉर्मल काम कर रहा था, तो वो नॉर्मल काम करता रहेगा, एंटीजन से बाइंड करेगा। बी सेल्स होगा तो जाके या तो प्लाज्मा सेल्स बनाएगा या एपीसीज का काम करेगा, कुल मिलाकर अपना काम करेगा। लेकिन अगर वो सेल्फ बाइंडिंग दिखाएगा तो उसके बाद या तो उसकी अपोप्टोसिस करा दी जाएगी, या एनर्जी फॉर्मेशन होगा, या रेगुलेशन होगा। रेगुलेशन का मतलब तुम्हें फंक्शन नहीं करने दिया जाएगा, तुम्हें रेगुलेट करवा के रखा जाएगा, तुम्हें इनहिबिट करवा के रखा जाएगा। तुम पे अगर तुम्हारे मम्मी पापा रेगुलेशन लगाते तो क्या करते हैं? घर से मत बाहर जाना, फोन मत यूज करो, ये काम मत करो, वही रेगुलेशन ना। तो इन सेल्स के साथ भी रेगुलेशन होता है। एनर्जी के बारे में आगे बात कर रहा हूं मैं, एनर्जी के बारे में मैं आगे बात कर रहा हूं। तो बेसिकली तीन काम हो गए। अगर वो सेल्फ बाइंडिंग शो कर रहा है, बाइंडिंग टू द सेल्फ एंटीजन कर रहा है, तो पहला काम या तो उसकी अपोप्टोसिस करवा दो, या उस पर रेगुलेशन लगवा दो कि तुम्हें किससे बाइंड करना है, किससे तुम्हें बाइंड नहीं करना। हमारे हिसाब से काम करोगे, आप अपने हिसाब से काम नहीं करोगे, क्योंकि अपने हिसाब से तो सारे गलत कर रहे हो। तो रेगुलेशन लग गया। और तीसरा क्या होगा? एनर्जी फॉर्मेशन हो जाएगा। एनर्जी के बारे में मैं बात कर रहा हूं। एनर्जी का मतलब होता है जो नॉन रिस्पॉन्सिव हो, जो काम ना करते हो। जैसे तुम लोग जब तक डंडा वंडा नहीं पढ़ते, मार वार नहीं पढ़ते, तब तक पढ़ाई नहीं करते हो ना। राजेश तुमने देखा नहीं भाई, मैंने सेंट्रल टॉलरेंस बोला तो देखो भाई, ये लिखा हुआ है, इसी के बारे में बात कर रहा था। ठीक है, पीपीटी तुमने देखी नहीं अभी सही से। मैं बोल रहा हूं जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसके बारे में मैं मेंशन करवा के लाता हूं। दूसरी बात, अब मेन बात यह है कि जब हम रेगुलेशन सेंट्रल में कर रहे थे, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में कर रहे थे, उसके बाद सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में कैसे सेल्फ रिएक्टिव सेल्स पहुंच गई? तो इसके लिए दो चीजें रिस्पॉन्सिबल होती। मैंने पहली बात क्या बोली कि अगर रेगुलेशन सेंट्रल में था, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में था, तो वो बच के कैसे आ गए हमारे पास? तो उसके दो रीजन होते हैं। अगर हम बात करें अपने इम्यून सेल्स की या प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन की, तो वहां सारी प्रोटीन एक्सप्रेस नहीं कराई जा सकती। एक बात नोट करके रखना। क्या बोला मैंने? कि अगर हम अपनी बी सेल्स, टी सेल्स को मैच्योर करवा रहे हैं, तो तुम लोगों को पता होगा कि हम अपनी वहां पर अपनी प्रोटीन दिखा रहे होते हैं उन्हें कि भाई ये अपनी प्रोटीन है, पहचान लो, इसके अगेंस्ट रिएक्टिविटी नहीं देनी। ये काम करवाते हैं ना हम मैच्योरेशन के टाइम, हम अपनी प्रोटीन दिखा रहे होते हैं। लेकिन जब भी मैच्योर करा रहे होते हैं तो हम सारी प्रोटीन अपनी नहीं ले जा पाते, और इसकी वजह से कुछ जो बी सेल्स, टी सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, वो कुछ अपनी प्रोटीन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, और इसकी वजह से वो बाहर जब आते हैं तो वो रिएक्टिविटी दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। पहली वजह क्या बोला? पहली वजह में कि कुछ प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी की होती हैं वो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में नहीं जा पाती, इसकी वजह से बी सेल्स, सी सेल्स उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, और दैट्स वाई जब वो बाहर आते हैं तो वो उन प्रोटीन्स को नॉन सेल्फ समझना स्टार्ट कर देते हैं, उनके अगेंस्ट एक्टिविटी दिखाना स्टार्ट कर देते। तो पहली वजह जो पेरिफेरल टॉलरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। दूसरी वजह क्या? कि जब भी हम प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में बात करते थे तो वहां एक थ्रेशोल्ड लेवल मान के चलते थे। थ्रेशोल्ड लेवल का मतलब क्या? कि भाई तुम हाईली एफनेटाइज हो सेल्फ के लिए, तब तो तुम्हें मार देंगे। तुम अगर लोअर एफनेटाइज हो तो तुम्हें टी रेग में बना देंगे। अगर तुम नॉर्मल थे तो तुम्हें क्या बना दिया? नॉर्मल टी सेल्स या बी सेल्स बना दी। तो ये जो थ्रेशोल्ड लेवल है, इसकी वजह से समटाइम मिस्टेक हो जाती है कि इंटरमीडिएट वाले को लो मान लिया जाता, लो को हाई मान लिया जाता, इसकी वजह से मिस्टेक हो जाती। तो ये मेनली दो वजह है जिसकी वजह से हमें सेंट्रल के बाद पेरिफेरल टॉलरेंस में भी जाना पड़ता है। ये मैंने मेंशन करवाया। पहला,
नॉट ऑल सेल्फ एंटीजन आर एक्सप्रेस इन द सेंट्रल लिम्फॉइड ऑर्गन्स, सेंट्रल लिम्फॉइड का मतलब प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, वेयर निगेटिव सिलेक्शन अकर। दूसरी बात, देयर इज अ थ्रेशोल्ड रिक्वायर्ड फॉर द एफिनिटी टू सेल्फ एंटीजन बिफोर क्लोनल डिलीशन इन ट्रिगर्ड, अलाउिंग सम वीकली सेल्फ रिएक्टिव क्लोन टू सर्वाइव। जो कम रिएक्टिविटी दिखा रहे हो तो उन्हें सर्वाइव करने का चांस देते हैं। इसकी वजह से समटाइम क्या हो जाता है, पेरिफेरल टॉलरेंस में हमें उन्हें एलिमिनेट करवाना पड़ता है, क्योंकि वीकली रिएक्टिव थी, बाद में पता चला वो हाईली रिएक्टिव हो गई, एक म्यूटेशन हुआ और वो हाईली रिएक्टिव हो गई। कोई बात नहीं राजेश, इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है भाई? आ गया? भाई अगर तुम्हारे सामने खाना रखा जाए श्रव्या और तुम खाने पे टूट पड़ो तो तुम हाईली रिएक्टिव हो ना उसके लिए। और तुम्हारे सामने खाना रखा है, तुमसे 4 बार कहने के बाद अगर जा रहे हो तो तुम थोड़ा लोअर हो, और तुमसे 10 बार कहा जा रहा है फिर भी तुम नहीं खा रहे हो, मतलब तुम्हारी रिएक्टिविटी नहीं है। ऐसे पहचान सकते हो ना? क्यों? कि अगर प्रोटीन है ही, तुमने उसके अगेंस्ट तुरंत बाइंडिंग दिखा दी, मतलब हाईली रिएक्टिव। थोड़ा सा धीमे बाइंडिंग की मतलब मीडियोकर, और तुमने बाइंडिंग ही नहीं की मतलब कोई एफिनिटी नहीं। बुरा बुरा तो नहीं लग रहा है? तुम्हारे लिए इससे अच्छा एग्जाम्पल दिखा नहीं मुझे। ठीक है, हाँ गुड। समझना जरूरी है एग्जाम्पल क्या ही मतलब है। एग्जाम्पल बस इसीलिए दिए जाते ना ताकि तुम्हें अच्छे से याद हो जाए। तीसरी बात, एक बात और, अगर मान लेते हैं कोई प्रोटीन, कोई सेल्स है जो स्किप कर गई, कहां से स्किप कर गई? सेंट्रल से भी और पेरिफेरल से भी। तो हम लोगों को पता है कि सेल्स की एक लाइफ होती है, उसके बाद उसकी डेथ होना, या 120 दिन है, 40 दिन है, 10 दिन है, 15 दिन है, 20 दिन है, कुछ उसकी लाइफ है ना, उसके बाद उसकी अपॉप प्रोसेस होनी है ना। तो इसकी वजह से भी क्या हो जाता है कि हम टॉलरेट कर पाते हैं। मे बी कुछ ऐसी सेल्फ रिएक्टिव प्रोटीन बन गई या सेल्स बन गई, और लेकिन थोड़े टाइम बाद उसकी डेथ हो गई, केवल एक ही बनी थी तो कोई इससे प्रॉब्लम नहीं हो पाई। तो एक और क्या है पॉसिबिलिटी कि of damage from self-reactive lymphoid is further limited by lifespan of activated lymphoids। इससे भी वो रेगुलेटेड होगी, मतलब एक उसकी स्पेसिफिक लाइफ है। अगर लगातार वो सेल्स नहीं बन रही है, 2 4 5 बन रही हैं या 10 15 20 बन रही है, लेकिन उसके बाद नहीं बन रही है, तो उनकी जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट करके खत्म हो जाएंगी, तो हमें थोड़े दिन ही प्रॉब्लम होगी, उसके बाद नॉर्मल हो जाएंगे हम। तो इससे भी क्या होता है, टॉलरेंस बढ़ता है। इसकी वजह से भी टॉलरेंस हमें देखने को मिलता है। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है? तो लाइफ स्पैन ऑफ एक्टिवेटेड लिम्फोइड की वजह से भी हम टॉलरेट कर पाते। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा सेल्स नहीं हो रही, थोड़ी बहुत मिस्टेक से बन गई, तो उनकी जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट करके खत्म हो जाएंगे, उतने दिन हमें प्रॉब्लम होगी और फिर हम नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन अगर कंटिन्यू बनती हैं, कंटिन्यू स्किप कर रही हैं, तब प्रॉब्लम होती है हमें, है ना? डन? इतनी बात क्लियर है भाई? सॉरी सॉरी, इतनी बात क्लियर है? बोलते चलो, गुस्सा उस्सा नहीं होना है। एक और बात, जब भी कोई रिएक्टिव सेल्स होती हैं, कुछ नाम है, नोट करके चलना, ये काम आएंगे तुम्हारे। जैसे अगर कोई टी सेल्स या बी सेल्स सेल्फ रिएक्टिव है, तो उनमें फैज और फैज एल का एक्सप्रेशन बढ़ जाते हैं, और ये आपस में इंटरैक्ट करके सेल्स की अपॉप्टोसिस को इनहेंस करवाते हैं। मतलब अगर कोई सेल्स है वो सेल्फ रिएक्टिव है, तो उनके साथ मल्टीपल टाइम हमें क्या देखने को मिलता है कि एक्टिवेटेड टी सेल्स एक्सप्रेस इंक्रीज लेवल ऑफ फैज फैज एल। एल का मतलब लिगेंड, फैज का मतलब उसका रिसेप्टर। In both B and T cells, engagement of phage by phage L induces rapid apoptotic cells known as activation induced cell death या AICD। सेल्फ रिएक्टिव हो,
हाईली एक्सप्रेसिव हो, इस कंडीशन में तुम्हें फैज और फैज एल के एक्सप्रेशन बढ़ जाएंगे, और जैसे ही फैज फैज एल आपस में इंटरेक्ट होंगी उनकी एपोप्टोसिस इंश्योर हो जाएगी। तो भाई जब हमारा इम्यून सिस्टम बनाया गया था ना, तो उसे रेगुलेटेड करा के रखा गया था। क्या रेगुलेटेड करा गया कि तुम ज्यादा एक्टिवेटेड हो रहे हो तो तुम अपने मारने की चीजें खुद ही ला रहे हो, जैसे फैज और फैज एल। ये तभी आएगा जब तुम ज्यादा एक्टिवेटेड होगे, और ज्यादा एक्टिवेटेड होगे, जैसे ही ज्यादा एक्टिवेटेड होगे फैज फैज एल फैज और फैज एल आएगा, आपस में इंटरेक्ट होगा और तुम्हारी एपोप्टोसिस क्या हो जाएगी, इंश्योर हो जाएगी, इमीडिएट तुम्हारी एपोप्टोसिस हो जाएगी, ताकि तुम फिर से नॉर्मल हो पाओ, मतलब तुम्हारा इम्यून सिस्टम फिर से नॉर्मल हो पाए। क्लियर? क्लियर? डन? चलो आगे बात करते हैं, बोलते चलना, जहां भी ना आए बोलते चलना। टोलरोजन, जैसे इम्यूनोजन हैप्टेन के बारे में सुनते हो, वैसे टोलरोजन होते हैं। टोलरोजन वो होते हैं जो टोलरेंस को इंड्यूस कराए, बढ़ाएं तुम्हारे बॉडी में ऐसे कुछ कंपाउंड जो जाने के बाद तुम्हारे इम्यून सिस्टम को टोलरेंट बनाए या सहनशील बना दे, और ज्यादा सहनशील बना दे कि तुम सेल्फ रिएक्टिव ना हो पाओ। ठीक है? सॉरी। तो एंटीजन दैट इंड्यूस टोलरेंस, उन्हें क्या बोलेंगे? टोलरोजेंस। जैसे इम्यूनोजन होते हैं तो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कराते हैं, वैसे टोलरोजन होते हैं। नोट कर लो, नाम से वैसे क्लियर हो रहा था, लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अच्छा, तुम लोगों में से कितने लोग हैं जो जुकाम होने पे आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं? आइसक्रीम कहेंगे खाएंगे, बोलते ना कि जहर जहर को मारता है, इस टाइप वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। कितने लोगों है? कोई बहादुर आदमी? हाँ बलराम, थोड़ा सा पानी है? कोई बहादुर आदमी? अच्छा, हाँ, ये कॉन्सेप्ट है इम्यूनोलॉजी का। जब भी हम जिससे चीज या जिस चीज से हम बीमार हो रहे हो, अगर वो चीज कंटिन्यूअसली लेना स्टार्ट करें, हमारा इम्यून सिस्टम टोलरेंट हो जाता है उसके लिए। तो अगर हमें आइसक्रीम से जुकाम हो रहा है, तो अगर हम लगातार आइसक्रीम खाएंगे तो हमें जुकाम होना एक टाइम बाद बंद हो जाएगा। इम्यून सिस्टम भी बोलेगा ये बड़ा बेशरम आदमी है, हम कितना भी बीमार कर ले या हम कितना भी ना काम करें, ये अपना काम करता रहेगा। तो ये दो ही काम बचेंगे, या तो ये मारा जाएगा तो हम भी मारे जाएंगे, या फिर हम इसे इग्नोर मारना स्टार्ट करें। जैसे इग्नोर मारना स्टार्ट करेगा तुम्हारा काम शुरू, तुम्हारा आइसक्रीम से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोल्ड ड्रिंक से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जब भी हम क्या कर रहे होते हैं, हाई डोजेज ऑफ एंटीजन दे रहे होते हैं, जैसे हम आइसक्रीम ज्यादा खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पी रहे हैं, तो उसके बाद हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, उसे इग्नोर मारना स्टार्ट कर देता है। हाँ, हो जाता है भाई, हो जाता है। अच्छा इनके तो अलग ही कॉन्सेप्ट है, जब होता है तो पानी पूरी खाते हैं। देख लेना भाई, जुकाम कहीं और से कहीं और ना शिफ्ट हो जाए। इसके बाद दूसरा, भाई मैं उन फैक्टर्स के बारे में बात कर रहा हूं जो टोलरेंस को बढ़ा देते हो, तुम्हारा इम्यून सिस्टम जिन्हें टोलरेट करना स्टार्ट कर देता हो। पहली बात, अगर तुम हाई क्वांटिटी में एंटीजन दोगे तो तुम्हारा इम्यून सिस्टम उसे इग्नोर मारना स्टार्ट कर देगा। ये कॉन्सेप्ट रहा है प्राइमरी टाइम पे एलर्जी के लिए, जब दवायां मतलब मेडिसिन नहीं हुआ करती थी, तब यही कॉन्सेप्ट से हम उसे एलर्जी को सही किया करते थे। हाइपोसेंसिटाइजेशन नाम सुना होगा शायद, ठीक है? तो इसी कॉन्सेप्ट से हम उसे भी सही कर रहे होते थे। इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म परसिस्टेंस ऑफ एंटीजन इन द होस्ट, अगर कोई एंटीजन हमारी बॉडी में लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर जाए तो उसके बाद हमारा इम्यून सिस्टम उसे इग्नोर मारना स्टार्ट कर देता है, मतलब टोलरेंट करना स्टार्ट कर देता है। पहली बात, क्वांटिटी ज्यादा हो, दूसरी बात लॉन्ग टर्म सर्वाइव करे। उन दोनों कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलेगा, इम्यून सिस्टम हमारा उन्हें टोलरेट करना स्टार्ट कर देगा। तीसरी बात, अगर तुम इंट्रावेनस और ओरल इंट्रोडक्शन ले रहे हो, तब भी हमारा इम्यून सिस्टम मैक्सिमम टाइम क्या करता है, स्किप मार देता है। देखा होगा मल्टीपल मेडिसिन इसीलिए इंट्रावेनस दी जाती है, इंजेक्शन जितने भी दिए जाते हैं वीगो डाल के इंट्रावेनस देते हैं ना, ताकि सेल्फ रिएक्टिविटी जल्दी ना आए। हाँ, इतनी बात क्लियर? इतनी बात क्लियर है? यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम? इसके साथ साथ अगर जैसे हैपेन का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, अगर कैरियर प्रोटीन नहीं जोड़ते
तब तक वो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करा पाता। मतलब किसी भी अगर कोई कंपाउंड ले रहे हो उसके साथ एडजवेंट नहीं है तो तब भी वो टोलरेट किया जा सकता है। अब वो टोलरेट किया जाएगा नहीं किया जाएगा वो उसके मॉलिक्यूलर वेट पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अगर किसी कंपाउंड के साथ एडजवेंट नहीं है तब भी क्या देखने को मिलेगा, वो टोलरेट किया जा सकेगा। इसके साथ साथ लो लेवल ऑफ को स्टिमुलेशन हो, जो स्टिमुलेशन को लो लेवल में दे, इस कंडीशन में भी वो टोलरेट किया जाएगा। और लास्ट, प्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजन बाय इमेच्योर एपीसीज। एपीसीज नोट कर लेना यहां पर। तो अगर किसी भी एंटीजन को इमेच्योर एपीसीज से प्रेजेंट कराया जाता है तब भी वो क्या किया जाता है, टोलरेट कर लिया जाता है। तो ये 6 कंडीशन है जिस कंडीशन में हम किसी भी बाहरी प्रोटीन, बाहरी एंटीजन को टोलरेट कर पाते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई समस्या? बोलो बोलो। नहीं ना, गुड, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं रक्षा भार्गव। ओके, आगे बढ़ते हैं। तुम लोगों को पता होगा कि जब भी कोई एपीसीज किसी एंटीजन को टी सेल्स को प्रेजेंट कराती है तो उनका सीधे सीधे टीसीआर और एमएचसी का इंटरेक्शन तो होता ही है, उसके साथ साथ कुछ को स्टिमुलेटरी सिग्नल्स भी जुड़ते हैं। जैसे CD28 जो कि टी सेल्स पे पाया जाता है, CD28 जो कि टी सेल्स पे पाया जाता है, और एपीसीज पे पाया जाता है CD80, 86। डीबीटी का बहुत बार का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है। इसी को B7 रिसेप्टर फैमिली भी बोलते हैं, और इनका इंटरेक्शन होगा तभी टी सेल्स प्रॉपरली एक्टिवेट होती है। तो जो टी सेल्स पे क्या पाया जाता है, CD28, और 80, 86 CD किस पे पाया जाता है, एपीसीज पे। जब तक इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन नहीं होता तब तक टी सेल्स प्रॉपरली एक्टिवेट नहीं होती। तो ये क्या है, को-स्टिमुलेशन है, इसे क्या बोलेंगे, को-स्टिमुलेटरी सिग्नल्स। और यही पूरी तरह से टी सेल्स को एक्टिवेट कराएगा। हाँ, डन। ये डीबीटी का कई बार का क्वेश्चन है, उठा के देखना डीबीटी। मैं इस टाइम डीबीटी को फोकस करके ही इम्यूनोलॉजी का पॉइंटर बना रहा हूं। तो जो लोग डीबीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होने वाला है। मैं स्पेसिफिकली की पॉइंट रख रहा हूं जो मुझे लगता है डीबीटी में आएगा, क्योंकि डीबीटी में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न यही है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन बना के रख देना है बी सेक्शन टाइप में, और पॉइंटर पढ़ोगे तो ऑब्वियस सी बात है इम्यूनोलॉजी के क्वेश्चन बाउंस नहीं होंगे डीबीटी में। ठीक है, तो CD80, 86 कहां पाया जाएगा, एपीसीज, एंटीजन प्रेजेंटेटिंग सेल्स पे पाया जाएगा, और CD28 पाया जाएगा टी सेल्स। जब तक इनका आपस में इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक कोई स्टिमुलेशन नहीं आएगा। कोई स्टिमुलेशन नहीं आएगा मतलब टी सेल्स एक्टिवेट नहीं होगी, प्रॉपरली एक्टिवेट नहीं होगी। भाई CSIR तो हो ही रहा है, CSIR पे तो फोकस है, बी सेक्शन का क्वेश्चन आराम से फंसेगा, सी सेक्शन का भी मिलेगा, लेकिन डीबीटी का भी फोकस है इस टाइम, क्योंकि डीबीटी इसी टाइप के क्वेश्चन बहुत बनाता है। CSIR पे फोकस है भाई, CSIR तो मेन है, पॉइंटर CSIR के लिए ही चल रहा है, लेकिन साथ साथ में डीबीटी पे भी थोड़ा ध्यान दे रहा हूं। डन। इसके साथ साथ एन एंटीजन प्रेजेंटिंग टी सेल्स विदाउट अप्रोप्रिएट को-स्टिमुलेशन। अगर किसी टी सेल्स पर CD28 और CD80, 86 का इंटरेक्शन नहीं हो रहा तो वो टी सेल्स एक्टिवेट नहीं हो पाती है, और उसी को क्या बोलते हैं, एनर्जी, अनरिस्पॉन्सिव, तुम लोगों की तरह। ठीक है भाई, तो जब भी CD28 और CD80, 86 का इंटरेक्शन नहीं होगा वो टी सेल्स अनरिस्पॉन्सिव होगी, और उसी टी सेल्स को क्या बोलेंगे, एनर्जी टी सेल। बात क्लियर है? डन। डीबीटी पहले होगा तो उस पर कभी बात करेंगे शगुन शर्मा। डन। चलो भाई, इसके साथ साथ
CTLA4, जैसे अभी हम CD28 के बारे में बात कर रहे थे ना कि CD28 जब बाइंड करेगा CD8086 से तो हमें क्या देखने को मिलता है, को-स्टिमुलेशन देखने को मिलता है। इतना देख लिया, इतना देख लिया। अब अगर हम 8086 से क्या बाइंड करवा दें, क्या बाइंड करवा दें, CTLA4 बाइंड कर जाए, CTLA4 बाइंड कर जाए, और इस कंडीशन में क्या होगा, वो सामने वाली APCs को इनएक्टिव कराएगा, सॉरी इनबिट कराएगा, इनबिट कराएगा। नॉर्मली क्या हो रहा था, जब CD28 8086 का इंटरेक्शन हो रहा था तो आगे की प्रोसेस बढ़ रही थी, टी सेल्स एक्टिवेट हो रही थी, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेटेड हो रहा था। लेकिन अगर इसी 8086 से कौन इंटरेक्ट कर जाए, CTLA4 इंटरेक्ट कर जाए, जो कि टी रेग सेल्स का पार्ट होता है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारा इम्यून सिस्टम सप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा। बात क्लियर है? तो CTLA4 क्या है, एक इनविट्री मॉलिक्यूल है, डीबीटी का क्वेश्चन है। और ये एक्टिवेट किसे कराता है, इंडोल अमाइन 2,3 डाइऑक्सीजनेज, दिख रहा होगा, इंडोल अमाइन 2,3 डाइऑक्सीजनेज। और ये क्या काम करता है, ये ट्रिप्टोफैन से कैनोरोनिन का फॉर्मेशन करता है, और ये कैनोरिसिन TNF अल्फा और इंटरल्यूकिन 6 के फंक्शन को इनबिट करता है, इनके सिंथेसिस को इनबिट करता है। ये प्रो इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल है जो इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कुल मिला के ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे से क्या याद रखना है, CTLA4 8086 से इंटरैक्ट करेगा तो उस कंडीशन में APCs में 8086 का एक्सप्रेशन भी कम होगा और उसका फंक्शन भी इनबिट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? फिर से पॉज हो गया क्या? अच्छा, मेरे में हुआ क्या? ओके, ठीक ठीक। देखो भाई, जिन्हें फिगर नहीं दिख रहा है वो बस इतना ध्यान देना कि ये CTLA4 CD8086 से इंटरेक्ट करेगा। इस कंडीशन में IDO एक्टिवेट होगा, वो ट्रिप्टोफैन से क्या बनाएगा, कैनोरिन की फॉर्मेशन करेगा, और ये क्या करता है, TNF अल्फा और इंटरल्यूकिन 6 के सिंथेसिस को इनबिट करता है, जो कि प्रो इन्फ्लामेटरी, जो सिग्नल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कुल मिला के हम कर क्या रहे होते हैं, हम TNF अल्फा और इंटरल्यूकिन 6 की सिक्रीशन को इनबिट करवा रहे होते हैं, मतलब अपने इम्यून सिस्टम को सप्रेस करवा रहे होते हैं, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करवा रहे होते हैं। किससे? जब भी CTLA4 8086 का इंटरेक्शन होता है। डन? बोला ना, इंडोल अमाइन 2,3 डाइऑक्सीजनेज, ठीक है भाई? इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत भी नहीं है, IDO भी याद रखोगे तब भी काम चल जाएगा। डन? CSIR हो या DBT हो, वो इतनी मॉलिक्यूलर लेवल पर नहीं जाता, वो बेसिक इंटरेक्शन के बारे में बात कर रहा होता है, इसी से क्वेश्चन पूछ रहा होता है। कितना भी बड़ा क्यों ना क्वेश्चन ना मिले तुम्हें, DBT का हो, CSIR का हो, तुम्हें बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाना पड़ता, तुम्हें थोड़ी थोड़ी प्रिमिटिव इन्फॉर्मेशन चाहिए होती। क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन प्रिमिटिव इन्फॉर्मेशन होती तब भी तुम्हारे पास वो क्वेश्चन निकल आता तुमसे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, ठीक है? बस लेकिन बेसिक इंफॉर्मेशन अच्छे से पता होनी चाहिए। हाँ वही, इंडोल अमाइन 2,3 डाइऑक्सीजनेज। चलो आगे बात करते हैं। याद रखना, थर्ड जो मैकेनिज्म है टोलरेंस की, वो टी रेग सेल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पहला प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंड दूसरा पेरिफेरल या सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, और तीसरे में हम टी रेग सेल्स में आ जाते हैं। टी रेग सेल्स भी क्या कराता है, इनबिट कराता है। जैसे अभी देखा ना कि टी रेग सेल का CTLA4 जाके जब भी CD8086 से बाइंड करता है तो वो IDO को एक्टिवेट करा के हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कराता है। ऐसे ही जो टी रेग सेल्स हैं वो दो तरह की होती है हमारे बॉडी में, शायद तुम लोगों ने सुना हो, नहीं सुना होगा तभी।
अभी हम बात कर रहे हैं उसके बारे में। तो थर्ड मैकेनिज्म है जिसमें क्या बात करते हैं, इन एडिशन ऑफ टी सेल्स एनर्जी एंड अपोप्टोसिस इज तो एक्टिविटी ऑफ रेगुलेटरी टी सेल्स। बेसिकली हम इसमें क्या कर रहे होते हैं, हम किसी भी टी या बी सेल्स के फंक्शन को इनबिट करा रहे होते हैं बाई टी रेग सेल्स। ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो पहला डिलीशन, दूसरे में इनएक्टिवेशन कराते हैं। यहां टी रेग सेल से हम किसी भी टी सेल्स या बी सेल्स के फंक्शन को रेगुलेट करवा रहे होते हैं। रेगुलेट का मतलब समझ रहे हो ना, कि कब करना है कब नहीं करना, किसके अगेंस्ट करना है किसके अगेंस्ट नहीं करना, ये सब कुछ ख्याल कौन रख रहा होता है, टी रेग। कभी भी जब हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिवेट होता है तो उसे लोअर एक्टिवेशन या उसे काम डाउन करने में कौन हेल्प करता है, टी रेग सेल करता है। हाँ, इतना डन, कितना क्लियर है। भाई हमारे बॉडी में ना दो तरह की टी रेग सेल्स का फॉर्मेशन होता है। एक वो जो थाइमस में ही बन जाती है, जहां टी सेल्स बन रही थी वहीं पे जो इंटरमीडिएट एफिनिटी दिखा रहे थे एंटीजन के लिए, सेल्फ एंटीजन के लिए, उनका फॉर्मेशन हो जाता है टी रेग सेल। लेकिन कुछ टी रेग सेल्स का फॉर्मेशन कहां होता है, पेरिफेरल पे होता है, उसे आई टी रेग सेल्स बोलते हैं। और जो थाइमस में बन जाती है उन्हें एन टी रेग सेल्स बोलते हैं। बात क्लियर है। याद रखना ये इंड्यूस होती है, जब स्पेसिफिक सिग्नल आएगा, जब हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा एक्टिवेट होता है तभी इसे इंड्यूस कराया जाता है टी रेग सेल फॉर्मेशन के लिए। तो याद रखना, इसीलिए यहां आई लगा होता है। आई का मतलब इंड्यूस टी रेग सेल्स और एन का मतलब नेचुरल फॉर्म ऑफ टी रेग सेल्स, क्योंकि ये जब मेच्योर हो रही थी, जब फॉर्म हो रही थी, तभी उनका फॉर्मेशन हो गया था। तो हमारी बॉडी में हमें दो तरह की टी रेग सेल्स देखने को मिलती हैं, एक नेचुरल टी रेग सेल्स, एक इंड्यूस टी रेग सेल्स। इंड्यूस टी रेग सेल्स का फॉर्मेशन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में होता है और नेचुरल टी रेग सेल्स का फॉर्मेशन थाइमस में होता है। बोला ना, पेरीफेरी पे किसका होगा, एन टी रेग सेल्स, लिखा तो है श्रद्धा चतुर्वेदी। बात क्लियर है, डन। आगे बढ़ जाए, चलो भाई। जो नॉर्मली थाइमस में बन रही होती हैं उनमें क्या देखने को मिलता है, नॉर्मली लो एफिनिटी थे सेल्फ एंटीजन के लिए। जिनकी लो एफिनिटी थी वो नॉर्मल टी सेल्स का फॉर्मेशन करते थाइमस के अंदर, जिनकी लो एफिनिटी फॉर सेल्फ एंटीजन होता है। इंटरमीडिएट एफिनिटी था सेल्फ एंटीजन के लिए, इसमें अब रेगुलेशन होता है फॉक्स P3। याद रखना ये क्वेश्चन अपने आप में, जब भी टी रेग का फॉर्मेशन होता है तो कौन सी जीन एक्सप्रेस होती है, वो फॉक्स P3 एक्सप्रेस होती है। और जब भी फॉक्स P3 सेल्स एक्टिवेट होगी या एक्सप्रेस होगी, अप रेगुलेशन में जाएगी, देन एन टी रेग सेल्स बन जाती है। ये कहां बन रही है, थाइमस में बन रही है। इंटरमीडिएट जो सेल्फ के लिए इंटरमीडिएट एफिनिटी शो कर रहे थे। और हाई एफिनिटी वाले क्या होते हैं, इमीडिएट अपोप्टोसिस करवा दिए जाते हैं। तो तीन तरह की सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, लो एफिनिटी नॉर्मल टी सेल्स, इंटरमीडिएट एफिनिटी टी रेग सेल्स, हाई एफिनिटी इमीडिएट अपोप्टोसिस। ठीक, इतना क्लियर हो रहा होगा। तो यही बाद में टी रेग सेल्स किसके फंक्शन को रेगुलेट करवाएगा, जो नॉर्मल टी सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये किसके लिए बनी भाई, ये इसके लिए बनी, इसको रोकने के लिए बनी कि ज्यादा एक्सप्रेस मत हो जाना, नहीं हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, ज्यादा उड़ोगे तो हम नीचे गिरा देंगे। वही वाली कंडीशन है ना, उड़ने नहीं देंगे। आगे बढ़ जाए, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है ना। चलो, इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, याद रखना अब हम बात कहां की कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की। जब हमारी बॉडी में एंटीजन पाया जा रहा है अच्छा खासा, इसके साथ साथ
हमारी बॉडी में टीजीएफ बीटा का कंसंट्रेशन बढ़ जाए, ये अपने आप में क्वेश्चन नोट करना, एंटीजन टीजीएफ बीटा, और उस कंडीशन में क्या होगा, CD8 जो नॉर्मली तुम्हें पता होगा CD8 प्लस किसके लिए होता है, टीसी सेल्स के लिए होता है ना, टीसी सेल्स पे पाया जाता है ना CD8। तो ये CD8 रेगुलेटरी टी सेल्स एक्सप्रेसिंग FOXP3, मतलब इसका फॉर्मेशन हो जाएगा और क्या बना देगा, इंड्यूस टी रेग सेल्स बनाएगा। कब, जब एंटीजन पाया जा रहा होगा, उसके साथ साथ टीजीएफ बीटा की कंसंट्रेशन बढ़ चुकी होगी। नोट किया? तो इंड्यूस में भी कुछ स्पेसिफिक सिग्नल चाहिए, एंटीजन चाहिए, उसके साथ साथ क्या चाहिए, टीजीएफ बीटा चाहिए, तब वहां FOXP3 का अप रेगुलेशन होगा और इंड्यूस टी रेग सेल्स का फॉर्मेशन होगा। डन? डन? गुड मॉर्निंग हरबिया, मॉर्निंग थोड़ा लेट नहीं हुई तुम्हारी? डन? बोलते चलो, चलो आगे बात करते हैं। अब जब बन जाएंगी, इंड्यूस करा दिया तुमने, टी रेग सेल्स का फॉर्मेशन करा दिया, तो बेसिकली 3 काम करने जाएंगे। क्या, एपीसीज की लाइसिस करेंगी ताकि वो ज्यादा एक्टिवेट और ना करवा दें, जो एक्टिव होंगी उनको इनबिट कराएंगी, और रेगुलेट कराएंगी इफेक्टर टीसी सेल्स को। इफेक्टर टीसी मतलब इफेक्टर टी सेल्स का मतलब होता है टीसी सेल्स, तो उसको भी रेगुलेशन में लेके आएंगे। तो मतलब जो नॉर्मल एपीसीज हैं उनको लाइस कराएंगी, जो एक्टिवेटेड हैं उन्हें इनबिट कराएंगी, और टीसी सेल्स को भी रेगुलेट करवाएंगे। जब क्या बन जाएगा, आईटी रेग सेल्स। डन? बोलते चलना। तो बेसिकली 3 फंक्शन कौन कौन से, एपीसी लाइसिस, इनबिट ऑफ एपीसी फंक्शन, रेगुलेशन ऑफ इफेक्टर टी सेल्स। चलो आगे बात करते हैं। इसके साथ साथ जब हमारी बॉडी में टी रेग सेल्स का बनाया जा रहा था, तो जो भी बना रहा था उसने ये भी ख्याल रखा कि ये जल्दी एक्टिवेट ना हो जाए। जल्दी एक्टिवेट हो जाएंगे तो हम तो किसी इम्यून मतलब जो भी हमारे अंदर पैथोजन आएंगे हम उनसे लड़ ही नहीं पाएंगे। तो इनके ऊपर एक रिसेप्टर पाया जाता है, इसी को इंटरल्यूकिन 2R या इसी को CD25 रिसेप्टर बोलते हैं। याद होगा मैंने कई बार बताया कि जो टी रेग सेल्स होती हैं इन पे 2 यूनिक रिसेप्टर पाए जाते हैं नॉर्मली। कौन कौन से, CD4 और इसके साथ साथ CD25। याद है, स्पेसिफिक यूनिक सीक्वेंसेस है जिसकी वजह से हम रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि हां ये टी रेग सेल्स है। याद है ना? जैसे हम बी सेल्स पे CD19 देख रहे होते हैं, वैसे ही हम टी रेग सेल्स पे CD4 और CD25 देख रहे होते हैं। और ये लो एफिनिटी रिसेप्टर है। लो एफिनिटी रिसेप्टर का मतलब समझते हो ना, साइटोकाइन से तभी बाइंड करेगा जब साइटोकाइन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी। और बहुत ज्यादा कब होगी, जब हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड होगा। तो हमारी टी रेग सेल्स तभी काम करती जब हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा तेज एक्टिवेट होता है, तभी ब्लड में साइटोकाइन बहुत ज्यादा होता है और उसी टाइम पे टी रेग सेल्स एक्टिवेट होती है। नॉर्मली एक्टिवेट नहीं होती। जब साइटोकाइन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तभी टी रेग सेल्स के ऊपर पाया जाने वाला CD25 से साइटोकाइन बाइंड कर पाएगा और तब ये जाके एक्टिवेट होंगी। तो टी रेग सेल्स वर मोस्ट recently characterized as a unique subset of CD8 T cells that express high level of ILR2R chain, या इसी को क्या बोलते हैं, CD25, the low affinity receptor for this cytokine। तो साइटोकाइन की कंसंट्रेशन हाई चाहिए होगी तभी टी रेग सेल्स एक्टिवेट होंगे। मतलब इम्यून सिस्टम जब बहुत एक्टिवेट होगा तभी ये एक्टिवेट होकर उसे सप्रेस कराने का काम करती है। नॉर्मल कंडीशन में ये उसे सप्रेस नहीं करवाते। डन? तो याद रखना CD25 लो एफिनिटी रिसेप्टर है फॉर साइटोकाइन। जब कंसंट्रेशन हाई होगी तभी ये टी रेग सेल्स को एक्टिवेट कराएगा। मैंने क्या बोला, मैंने 2 बातें बोली। क्या बोला कि CD25 पाया जाता है, ये लो एफिनिटी रिसेप्टर है। लो एफिनिटी रिसेप्टर का मतलब जब साइटोकाइन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तभी तो बाइंड करेगा। हाई एफिनिटी रिसेप्टर का मतलब समझते हो ना, कम साइटोकाइन होता तभी बाइंड कर जाता है, लेकिन यहां उसे साइटोकाइन ज्यादा चाहिए। लो एफिनिटी का मतलब Km हाई, पता है ना, एंजाइम में पढ़ते ना, जिसका Km हाई होता है उसी को बोलते हैं ना लो एफिनिटी। सुना होगा?
तो कुल मिला के इनिशियल कंसंट्रेशन जब साइटोकाइन की हाई होगी तभी ये एक्टिवेट हो पाएगा, इसका Km बहुत हाई है। ठीक है, तो जब हाई कंसंट्रेशन ऑफ साइटोकाइन प्रोवाइड करोगे तभी ये एक्टिवेट होगा। और हाई कंसंट्रेशन ऑफ साइटोकाइन कब होगा? जब हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा तेज एक्टिवेट होगा। चलो याद रखना, अगर CD25 का कंसंट्रेशन बढ़ जाए किसी सेल पे तो वो डायबिटीज को भी रोक सकता है, डायबिटीज होने से बचा सकता है। हाई लेवल ऑफ CD25, ये क्वेश्चन है, अपने आप में नोट कर लेना भाई। हाई लेवल ऑफ CD25 वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेपरेशन ऑफ डायबिटीज। डन? डन? नोट कर लिया? गुड। तो नॉर्मली अगर हम टी रेड सेल्स की बात करते हैं तो टी रेड सेल्स उसी एपीसी से इंटरेक्ट हो रहा होता जहां CD4 इंटरेक्ट कर रहा था ऑलरेडी, और जैसे ही टी रेड सेल्स आएगा वो भी एपीसी से इंटरेक्ट करके एपीसीज में भी CD80 86 के एक्सप्रेशन को कम कराएगा ताकि वो अदर टी सेल से एक्टिवेट ना हो पाए, टीएस सेल से एक्टिवेट ना हो पाए, और जो उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं उनके फंक्शन को भी इनविट करवा देता है। दो काम करेगा, क्या करेगा? इस एपीसीज को भी इनविट करेगा और इन सभी को भी इनविट करेगा जो इससे ऑलरेडी इंटरेक्टेड है, ताकि अब इससे ज्यादा इम्यून सिस्टम एक्सप्रेस ना हो जाए। क्योंकि ज्यादा इम्यून सिस्टम एक्सप्रेस होने का मतलब तुम्हारी बॉडी में भी डैमेज स्टार्ट हो जाता है। पता होगा ना, जब तुम्हारा इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा तेजी से एंटीबॉडी बनाएगा तो बहुत ज्यादा तेजी से डीग्रेनुलेशन होगा, और डीग्रेनुलेशन बहुत ज्यादा तेजी से होता है तो बेसिकली पता ही होगा कि पैथोजन तुम्हारे ही मर जाएगा लेकिन तुम्हारा टिश्यू भी डैमेज होगा, तुम्हारे अंदर भी डैमेज देखने को मिलेगा। तो उस डैमेज से बचाने के लिए टी रेड सेल्स बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। हाँ, दोनों के काम करने के तरीके सेम है। ठीक है, जब भी मैं यूनिक प्रॉपर्टी ना बोलूं, आई या एन ना लगाऊं, दैट्स मीन्स दोनों की बात कर रहा हूं एट द टाइम। ठीक है, दोनों में CD25 पाया जाता है। जो लो एफिनिटी रिसेप्टर है, दोनों का काम करने का तरीका एक ही जैसा है, बस फॉर्मेशन के बेसिस पे हम उन्हें दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फंक्शन के बेसिस पे नहीं। अब ग्राफ रिजेक्शन की बात करें, यहां से 2 3 4 टर्म्स है, नोट कर लेना। ग्राफ रिजेक्शन तुम लोगों को पता होगा, जब भी हम एंटीजन पढ़ते हैं तो एंटीजन में एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, क्या कि हम जितना ज्यादा जिससे दूर होंगे, जिससे हम जेनेटिकली अनआइडेंटिकल होंगे, मतलब हमारी जीन्स और उस इंडिविजुअल की जीन में डिफरेंसेस ज्यादा होंगे, उतना ज्यादा हमारा इम्यून सिस्टम उस इंडिविजुअल या उस स्पीसीज के टिश्यू या किसी भी सेल के पार्टिकल को फॉरेन समझेगा। तो कुल मिला के हम बात करते, सीधे से बताते हैं कि अगर हम फाइलोजेनेटिक ट्री का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कोई फाइलोजेनेटिक ट्री का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो सीधी सी बात क्या होती है कि हम जितना जिससे फाइलोजेनेटिकली दूर होते हैं, जैसे अगर हम बात करें यहां पर ऐसे ऐसे करके बना दें फाइलोजेनी, और हम बात कर रहे हैं कि इनमें से किसका ज्यादा रिजेक्शन देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम बात करें ABCD, तो अगर हम A इंडिविजुअल में B का टिश्यू लेके आए, C का टिश्यू लेके आए, D का टिश्यू लेके आए, तो सबसे ज्यादा रिजेक्शन किस में होगा? यहां से एक कॉन्सेप्ट बनेगा फाइलोजेनेटिक के साथ। मुझे लगता है कि शायद अब की बार तुमसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सके, किसमें सबसे ज्यादा रिजेक्शन होगा? D में। जो जितना ज्यादा दूर, उसमें उतना ज्यादा चांसेस रिजेक्शन के। सबसे ज्यादा D में, फिर C में, और उसके बाद B में। इतनी बात तो समझ आती? तो जो जितना ज्यादा अनआइडेंटिकल होगा जीन लेवल पर, वो उतना ज्यादा रिजेक्टेड होगा। ठीक, मैंने बस इतना बताया कि अगर ट्री बना रहे हैं, फाइलोजेनेटिक ट्री का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, दो इंडिविजुअल की डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, तो जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना ज्यादा उसका टिश्यू दूसरे वाले के अंदर इम्यूनोजेनेसिटी कॉज करेगा, क्योंकि वो जेनेटिकली उतना ज्यादा अनआइडेंटिकल हो रहा है।
दोनों के जीन्स बहुत ज्यादा बदल रहे हैं, ठीक है। तो जो जितना ज्यादा एवोल्यूशनरी दूर होगा वो उतना ज्यादा इम्यूनोजेनिसिटी कॉज करेंगे। क्लियर है? जो जितना ज्यादा एवोल्यूशनरी दूर होगा वो उतना ज्यादा इम्यूनोजेनिसिटी कॉज करेगा। इम्यूनोजेनिसिटी का मतलब समझते हो ना, तुम्हारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करवाना। नंदिता क्लियर है? क्लियर है ना मां? क्लियर, ठीक। तो सीधी सी बात है, तो अगर हम आई ऑटोग्राफ्ट की बात करें, ऑटोग्राफ्ट का मतलब हमने अपनी स्किन काटी और अपने में लगा दी। बहुत सारे कैंसर पेशेंट में देखते हैं क्या कि अगर उनके माउथ का ऑपरेशन हो रहा है तो वहां उन्हीं के थाई का या गले के आसपास का जो स्किन है वो जाके लगा देते हैं, तो इसे ऑटोग्राफ्ट बोलते हैं। और इस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है? रिजेक्शन ना के बराबर, नहीं के बराबर देखने को मिलता है। हेयर ट्रांसप्लांटेशन में भी हम यही देखते हैं कि अगर तुम्हारे सर के बाल जा रहे हो तो बॉडी में जहां पर भी बाल होते हैं वहां से निकाल के तुम्हारे सर पे लगाती है। तो ये क्या है? ऑटोग्राफ्ट का पार्ट है, और इसमें हमें रिजेक्शन सबसे कम देखने को मिलता है। तो इज सेल्फ टिश्यू ट्रांसफर, मतलब एक ही इंडिविजुअल के अंदर उठा के उसी के इंडिविजुअल के अंदर डाल रहे हैं। तो ऑटो का मतलब सेल्फ, ठीक। वहीं अगर हम बात करें आइसो, आइसो मतलब इंडिविजुअल तो डिफरेंट थे लेकिन आइडेंटिकल थे, मतलब जीन लेवल पर आइडेंटिकल थे। जैसे तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारा भाई, ये कैसा है? अगर इनका आपस में टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है तो इसके क्या बोलेंगे? आइसोग्राफ्ट बोलेंगे। ऑटो मतलब सेल्फ में ही हो रहा है, ऑटो मतलब जेनेटिकली आइडेंटिकल में हो रहा है। तुम भाई बहन मम्मी पापा का टिश्यू ट्रांसफर हो रहा है तुमने, या तुम्हारा उनमें जा रहा है। तो जो भी जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे उनके बीच में अगर टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? आइसोग्राफ्ट। इसके बाद एलो, एलो का मतलब स्पीसीज तो सेम थी बट जेनेटिकली अनआइडेंटिकल थे, और इसमें रिजेक्शन होने के चांसेस ज्यादा देखने को मिलेंगे उन दोनों के कंपेयर में। तो यहां क्या देखने को मिलेगा? इस टिश्यू ट्रांसफर बिटवीन जेनेटिकली डिफरेंट मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज। वहीं जीनोग्राफ्ट में जाएंगे तो यहां स्पीसीज भी अलग हो जाती है। तो सबसे ज्यादा याद रखना, इम्यूनोजेनिसिटी जीनोग्राफ्ट कॉज करता है, उसके बाद एलोग्राफ्ट कॉज करता है, उसके बाद आइसो करता है, और सबसे कम ऑटो करता है इम्यूनोजेनिसिटी कॉज। बात क्लियर है? जीनो मतलब जेनेटिकली अनआइडेंटिकल, या सॉरी डिफरेंट स्पीसीज का जब टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन होता है। जैसे अभी सुना होगा पिग का हार्ट में, वो मतलब पिग का हार्ट ह्यूमन में डाला गया, तो ये जीनोग्राफ्ट का एग्जांपल हो जाता है। डिफरेंट स्पीसीज का टिश्यू उठा के डिफरेंट स्पीसीज में डाला जाए, लगाया जाए। ठीक है, डन डन। हाँ, अदर स्पीसीज का, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। ऑटो मतलब सेम इंडिविजुअल, आइसो मतलब इंडिविजुअल तो डिफरेंट था लेकिन जेनेटिकली आइडेंटिकल थे, मतलब फैमिली का था। तीसरे में और एलो में क्या देखने को मिला? स्पीसीज सेम है लेकिन जेनेटिकली अनआइडेंटिकल थे, मतलब फैमिली के नहीं थे। और लास्ट दोनों मतलब स्पीसीज भी डिफरेंट डिफरेंट थे। डन। श्रद्धा सर ट्विंस में पूछ रहे हो, अब ट्विंस में वेरी करेगा भाई, मोनोजाइगोटिक है या डाइजाइगोटिक है, पता होगा ना, उस पर वेरी करेगा। मोनो मतलब फिर तो सेम ही हो जाएगा, और डाई में फिर वो जैसा हो जाएगा किसकी तरह? आइसो की तरह। मोनो में बिल्कुल ऑटो की तरह हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना श्रद्धा? थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक। कल से मैम का पॉइंटर है। थैंक यू सो मच।